बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट के बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने भी एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, छोटी बेटी रोज पूछती है उसामा बिन लादेन था या नहीं। ये बता दूं तो पीछे क्या रह जाता है। हुकूमत कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से गुरेजा क्यों? छोटी बेटी हमेशा मुझसे पूछती है कि एक बात बता दें कि वहाँ उसामा था या नहीं। तो मैंने कहा, बेटी अगर ये बता दूं तो बाकी रह क्या है। सन है कोयटा, 56 दिनों में 26 निकाती कमीशन रिपोर्ट। उंगलियां सूबाई और विफाकी वजारत दाखिला की जानिब उठने लगी। कोयटा कमीशन रिपोर्ट का बुनियादी नुक्ता क्या है? क्या दहशतगर्दी के बयानिए से निमटने के लिए मौसर इकदाम किए गए? जायजा लेंगे आज के नुक्ता नजर में। सुप्रीम कोर्ट तो मकाम इंसाफ है, अगर कोई इसे मकाम तज़ीक बनाता है तो मुझसे तो नहीं चुप रहा जाएगा कि 23 दिसंबर पे सदर जरदारी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। 2016 खत्म होने से पहले सियासी हलचल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 1.5 बरस बाद वतन वापसी। 23 दिसंबर को कराची पहुंचेंगे। सियासी मंजरनामा तब्दील होगा। क्या जरदारी साहब किसी जमानत के साथ वापस आ रहे हैं? रहमान भोला ने कराची की बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगाने का एतराफ कर लिया। मालिकान की भत्ता न देने और पार्टनरशिप से इनकार पर हम्माद सिद्दीकी ने आग लगाने की हिदायत दी। अदालत में पुलिस की रिपोर्ट। हम्माद सिद्दीकी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने आईजी एडी ख्वाजा को छुट्टी पर भेज दिया। ओहदे से हटाने पर विफाक और सिंध आमने सामने। एडी ख्वाजा की छुट्टी, वजह क्या है? तो शामी साहब, आखिरी मौजू से आगाज करना चाहेंगे क्योंकि इस बारे में ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं और वो ये हैं कि जो आईजी एसोसिएशन है सिंध की, साबिका तमाम साबिका आईजी मैदान में आ गए हैं कि हम इसे चैलेंज करेंगे कि एडी ख्वाजा साहब को बज़ाहिर जबरी रुखसत पर क्यों भेजा गया है। यानी जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, आप उसको एक जाती मुलाजिम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हम तो बार बार ये अर्ज करते हैं, जब तक पुलिस को फौज की तरह ऑटोनॉमी हासिल नहीं होगी, पाकिस्तान में जराइम का कलाकमा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। और जब तक उनको सियासतदानों के और हुक्मरानों के चुंगल से आजाद नहीं किया जाएगा, जो मुहज़्ज़ब दुनिया का वतीरा है, वहां ये अदारे इस तरीके से इंतजामिया को जवाब दे तो होते हैं, लेकिन उसके मुलाजिम नहीं होते। लेकिन बिलावल तो चंद रोज पहले ये फरमा रहे थे कि जनाब जो मेरी टीम और जो मेरा सिमेट्री बनी है मुराद अली शाह साहब के साथ, उसके बाद तब्दीली आ रही है सिंध में। बात ये देख लीजिए, जो तब्दीली आई है। तो बात असल में यह कि बिलावल जो है, अगर उन्होंने कुछ करके दिखाना है तो फिर अपने अल्फाज का पास भी करना होगा। अभी तक तो ऐसा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें दावा है इमरान खान साहब का, और इस दावे को तस्लीम किया जाता है कि वहां के जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है नासिर दुरानी साहब, वो उनको पूरी ऑटोनॉमी हासिल है, इख्तियार हासिल है, और कोई वजीर आला उनके काम में मदाखलत नहीं कर सकता। कोई इंतजामी शख्स जो है, कोई इंतजामी ओहदेदार उनके काम में मदाखलत नहीं कर सकता। ठीक है। और पंजाब जो है उसमें यह सूरत तो नहीं है मुदाखलत की, लेकिन वो सूरत भी नहीं है जो सिंध में है। ठीक है। पंजाब में भी जो हमारे आईजी हैं उनको एक खास तरह की ऑटोनॉमी हासिल है, अगरचे कि वो मुकम्मल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की तरह, लेकिन यहाँ इस सूरत हाल का तस्वुर नहीं किया जाता। एडी ख्वाजा जो एक काबिल फख्र मेरा पुलिस अफसर है, उस और जिन्होंने एक मेरिट जो है उसको बहाल किया है पुलिस में, दयानत की तस्वीर है, उनको इसलिए कि आपने वो चौकीदारा आपकी शुगर मिल जो है उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। ये हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं रेहान हाशमी साहब, वो इस खबर के पीछे लगे हुए हैं। तो फैस
ऐसी सूरत हाल पर और ऐसे इंतजाम पर, ऐसे अहकामात पर और ऐसे अहकामात देने वालों पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रिहान हाशमी साहब ने भी कुछ सुराग लगाया है कि हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि वजह क्या है, छुट्टी करवाई गई या छुट्टी पर गए। हाँ जी। और वजूहात में भी 3 चीजें आ रही है ना जी। ठीक। तो कभी गन्ने की बात की जाती है और कभी बात की जाती है कि मेरिट पर तकर्रियों का मामला था, और बीच में तो अभी ताज़ा खबर ये है कि एसएसपी राव अनवार वाला मामला बीच में शामिल था। असल में गन्ना जो है ना, ये जो लोग हैं, ये हमारे सियासतदान हैं, चीखते तो बहुत है ना, इनको जब गन्ने की तरह ना बेला जाएगा ना तब तक इनका जूस निकाल लेना चाहिए। ठीक। और ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ हुक्मरानी का दावा कर सके इनमें से बाज लोग। पूरी सियासत को बदनाम करते हैं ये लोग। मेरे आग लगी हुई है जब से मैंने ये सिंध की सूरत हाल देखी है। बिल्कुल ठीक। रिहान हाशमी साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से, उनसे हम बात कर लेते हैं। रिहान साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिहान साहब कहाँ गए? रिहान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा जी, रिहान साहब, फिर आपने क्या खबर पता की है? एडी ख्वाजा साहब पर क्या गुजरी, क्या बीती? देखिए शामी साहब, क्योंकि एडी ख्वाजा साहब के जो ताल्लुकात खराब होना उस वक्त शुरू हुए थे जब उन्होंने ये फैसला किया था सिंध में पहली मर्तबा नेशनल जो टेस्ट होता है उसके जरिए पुलिस जो एहलकार है 10,000 वो भर्ती कराने का फैसला किया। अच्छा, एनडीएस के यानी एनडीएस के टेस्ट के जरिए से पुलिस में भर्तियां होंगी, ये उन्होंने फैसला किया पहली बार। नहीं, फैसला किया और उस पे 10,000 पुलिस एहलकार भर्ती भी कर ली है। अच्छा। जिस पर लड़ाई शुरू हुई, बड़ी नाराजगी का इजहार किया। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, जरा ये कहते हैं कि जी एमए ने एमपीएच को ये कोटा देना था हमने, जो 10,000 सिपाही भर्ती होने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं मेरिट पर तमाम काम करूंगा, चाहे मुझे आप ओहदे से हटा दें। जब ये मामला खत्म हो गया, भर्तियां हो गई, तो एडी ख्वाजा अपना काम करते रहे। 4.5 साल तक जो शोधा थे कराची ऑपरेशन के उससे पहले के, वो पुलिस एहलकार उनके दवायकीन दर बदर घूमते रहे। वो 900 भर्तियां एडी ख्वाजा ने कर दी उन शोधा पुलिस एहलकारों के बच्चों की जो पुलिस मुकाबलों, दहशतगर्दी और दीगर वारदात में मारे गए थे। ठीक है। इसके अलावा जो असल झगड़ा शुरू हुआ उसमें तो बड़ी लहदें हुई, एक अहम शख्सियत ने उनको बड़ा नाराजगी का इजहार किया। इसी दौरान ये बात जब बड़ी नहीं, वो शुगर मिल के मामला जो है, शुगर मिल का जो मामला था जी। अच्छा हाँ जी। साहब, वो सबसे आखिर की बात। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी आप दूसरे नुक्ते पे हैं। तीसरे पे अभी दूसरे पे हैं। हाँ जी। अच्छा जी जी। दूसरा मामला ये हुआ कि जब आज से 20 दिन पहले वज़ीर आला सिंध ने बुलाया एडी ख्वाजा को, जुम्मे का दिन था, उनको कहा कि जी आप अपने आप को मुद्दे से हटा रहे हैं और चेयरमैन एंटी करप्शन को जो गुलाम कादिर थे वो उनको ओहदा हम दे रहे हैं और नोटिफिकेशन जुम्मे तक हो जाएगा। लेकिन वफाकी हुकूमत से राब्ता सिंध हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन वफाकी हुकूमत में क्योंकि बात पता चल गई थी मीडिया के जरिए, तो वहां से इन्हें मैसेज दिया गया वज़ीर आला को कि जी सिंध वफाकी हुकूमत हटाना नहीं चाहती है। इस पर ये मामला रुक गया। लेकिन 4 रोज कबल एसएसपी बदीन को आईजी सिंध ने बड़ा सरनविश की इस बात पर कि गन्ने के काश्तकारों को क्यों उनको दबाव डाला जा रहा है, गन्ने की जो चीजें हैं वो बेची जाएं एक मखसूस मिल को। इस पर शदीद नाराजगी का आईजी सिंध ने इजहार किया और जैसे ही ये एसएसपी बदीन को फोन किया उसके थोड़ी देर बाद एक कॉल आ गई जो सारा कारोबार देखते हैं जी। उसके बाद जो कारोबार देखते हैं सिंध का, उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया, बड़ी हॉट टॉक हुई दोनों के दरमियान। उस वक्त ही आईजी सिंध ने फैसला कर लिया था कि, बल्कि आईजी सिंध ने उस वक्त जवाब भी दिया कि वो पीपल्स पार्टी के मुलाजिम नहीं बल्कि वफाक के मुलाजिम है। वफाक और मैं सिंध हुकूमत के लिए काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम की किसी तौर पर करने दूंगा अपने अफसरान को। ये मामला बढ़ गया। इसके बाद एक इजलास हुआ दुबई में, कल वज़ीर आला सिंध कराची पहुंचे, तो आज सुबह वज़ीर आला ने आईजी सिंध को ये आगाह किया कि आप फौरी तौर पर छुट्टी पे चले जाएं। और फिर इसी तरह उनका चीफ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इनका जो चार्ज है वो एडिशनल आईजी मुश्ताक महर को दिया जा रहा है। ये शामी साहब कहा जाए कि जब हाँ जी हेलो हाँ जी जी रेहान आ रही है आवाज आपकी जी। शामी साहब, ये दूसरे डीआईजी हैं, आईजी हैं जिनको इस तरह हटाया गया है कि इससे पहले इकबाल महमूद थे गुलाम हैदर जमाली से कबल, उन्होंने 20 हैविन बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने को उन पर काफी दबाव था, महंगे दामों में बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी जा रही थी। वो गाड़ी थी 45 करोड़ रुपए की बख्तरबंद, जिसे एपीसी
वो कहा जा रहा था कि वो 85 करोड़ या 1 अरब की खरीदी जाए, जिस पर उनको भी सुबह बदर कर दिया, उन्हें फौरी अपना ओहदा छोड़ने की हिदायत दी और ये दूसरे आईजी इनके साथ इस तरह किया जाए। तो ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वो ऐसा आईजी चाहती है जो उनकी ताबेदारी में रहे, जो वो कहे वो काम हो जाए। तो एडी ख्वाजा इस किस्म के अफसर नहीं थे। रिहान, अभी हमने आपसे रहमान भोला का भी बात करनी है, लेकिन ये बताएं, भी ब्रेक लेनी है कि क्या राव अनवर की बहाली का मामला भी था इस सारी टसल का हिस्सा? देखिए, कुछ बिल्कुल जरूर था, लेकिन राव अनवर बहाल हो चुके हैं। मैं ऐसे बहुत से अफरान हैं जो चाहते हैं कि सिंध के वो सिंध में अपनी तैनाती करें, जिसमें एडी ख्वाजा कहते थे कि जी अगर ऐसे अफरान को लाया गया जिससे सिंध पुलिस की बदनामी होगी तो वो ओहदा छोड़ देंगे। तो वो बातें भी सामने आई थी। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा रेहान, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी बात हम करेंगे। जी शाम साहब, कुछ कहना चाहिए? एक बात यह है कि अब जो साबिक आईजीज हैं उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। अब अदालत की जिम्मेदारी है कि वो एक इस पे ये फैसला दे कि ये टेन्योर पोस्टिंग है और किसी शख्स को इस तरीके से हटाया ना जा सके, पुलिस के सरबराह को खास तौर पर, क्योंकि अगर ये तमाशा लगाया जाएगा तो फिर जमहूरियत तमाशा बन के रह जाएगी। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, मजीद बात भी हम रेहान से करेंगे कराची से ही जुड़े कुछ और मामला की, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एडी ख्वाजा साहब की, तो आप बात कर लेते हैं रहमान भोला की। चलिए, उसकी आज अदालत में रिपोर्ट जमा कराई पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो हुई JIT की। रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइए क्या कहता है रहमान भोला बल्दिया टाउन सानिया के हवाले से? देखें, जानी रहमान भोला मरकजी मुल्जिम है बल्दिया फैक्ट्री में, और अभी ये बोलना शुरू होगा। अभी तो फिलहाल इसने ये बताया कि भत्ता कैसे मांगा गया, कितना मांगा गया, वो हिस्सेदारी चाहते थे। जो साबका कराची तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था हमाद सिद्दीकी, अभी ये बहुत सी बातें करेगा, बहुत पिंडोरा बॉक्स खोलेगा, क्योंकि अभी JIT अपना काम कर रही है, इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आज पुलिस रिपोर्ट जमा हुई है अदालत में, जिसमें यह बताया गया कि रहमान भोला ने ये एतराफ़ कर लिया है कि फैक्ट्री भत्ता ना देने की वजह से इसमें तमाम जो 250 अफराद को जिंदा जलाया गया था, वो जी हाँ बिल्कुल आग लगाई है। ये पुलिस का वो रिपोर्ट है जो आज अदालत में जमा हुई है, इस पर जिसकी बुनियाद पर इसको रिमांड मिला है। इसमें मजीद अहम इंकशाफात अभी सामने आएंगे जब 7 रोजा JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें ये मजीद अफराद के नाम लेगा कि क्या पाकिस्तान में लोगों ने हिदायत दी है, पाकिस्तान से बाहर लोगों ने हिदायत दी थी। अच्छा, अब ये भी साथ देखिए, साथ ही एक मिनट, जिस तरह की ये वारदात है ना, यकीन कीजिए मेरा तो ये दिल करता है कि उसके जो मुजरिम है ना, उन पर दही डाल के कुत्ते छोड़ दिए जाए, यानी कोई उनको सिर्फ फांसी पे लटका देना, जब भी कोई सजा नजर नहीं आता। 200-250 लोग जिस तरह इन्होंने तंदूर में जैसे इंसानों को जलाया है और दरवाजे बंद कर दिए और माल बटोरने के लिए। और शामी साहब, हाँ जी, आप ये जो बात कर रहे हैं, जब ये वाकया हुआ था तो दुनिया न्यूज़ की टीम का मैं खुद अपने कैमरामैन कयूम शेख के साथ सबसे पहले हम अंदर गए थे, और मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा था ना, वो किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते जो लोगों के साथ हुआ था। एक खातून, मैंने और फायर ब्रिगेड हुकाम ने मिलके जाली पे चिपकी हुई थी और मुकम्मल तौर पर जल गई थी, उसको उखाड़ा था कि उसकी बॉडी को निकाल के नीचे शिफ्ट किया जाए। और एक बाथरूम में हमने देखा था कि 50 से ज्यादा ऐसे अफराद थे जो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सके थे। तो ऐसे ऐसे मनाजिर थे कि अगर हम जिंदगी भर इसका ना भुलाने वाले, अगर उनकी लाशें आप देख लेते तो आप बोलते कि ये किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं है जो इंसानों के साथ किया गया। रेहान, अफसोसनाक है। अब आप चूंकि मौजूद है, आपका फायदा हम उठाएंगे। आज PSP ने भी ऐलान किया वो जलसा करेंगे, फिर मुत्तहिदा पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब भी ऐलान कर रहे थे। क्या होने जा रहा है कराची की सियासत में आने वाले दिनों में? नहीं, जरदारी साहब भी तो आ रहे हैं, कुछ उनका जिक्र भी हो जाए। अब जी हाँ शामी साहब, ऐसा लगता है कि पंजाब के बाद सियासत का मरकज कराची और सिंध बनता जा रहा है। दिसंबर का जो आजकल के बाद जो माहौल बनता जा रहा है, 23 को 2 अहम जलसे हैं। एक रैली है, साबिक सदर आसिफ जरदारी भरपूर तैयारी कर रही पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल करने के लिए, और कहा जाता है कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो
अब जो आई थी जब पाकिस्तान जिला वतनी का ख़त्म करने के बाद, तो वाहलियाना इस्तकबाल किया गया था, उसी तरह का तर्ज का इस्तकबाल किया जाएगा साबिक सदर आसिफ जरदारी का। वो तो रेहान, वो तो एक बड़ा बदकिस्मत PSP लम्हा के था कि वहां जो धमाका हुआ था उसमें कितने अफराद जो उनकी जान गई, कारसाज का, जी, कारसाज का धमाका। ठीक है, और बाकी दो जी जी हाँ जी। और दूसरा आपने बात की है PSP का जलसा है। PSP अब कराची के बाद पंजाब गई थी, पंजाब के बाद अब मुस्तफा कमाल अजीज कायम खानी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। 23 दिसंबर को उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसे का ऐलान किया है। और अगर देखा जाए तो MQM का भी बड़ा गढ़ है हैदराबाद। अब PSP ने वहां अपनी नजरें जमा ली हैं और लगता है कि वो फतह करने की कोशिश कर रही है। अब ये 23 तारीख को पता चलेगा कि उन्होंने हैदराबाद को फतह किया या नहीं। उसके अलावा MQM भी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक सत्तार ने, 4 माह हो गए MQM पाकिस्तान बने हुए। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी तारीख तब्दील की, पहले 25 दिसंबर रखी, इजाजत नहीं मिली, अब 30 दिसंबर का ऐलान किया है। वो बहुत शुक्रिया, आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। तो जी कराची भी सियासी सरगर्मियों का मरकज है। जरदारी साहब जो है ना, अब उन्होंने तो बिलावल भुट्टो ने बताया कि अब्बू की सेहत बहाल हो गई है इसलिए अब कोई क्या कहेंगे, वो वापस आ रहे हैं, कोई उनके नई चाल, तैयार हैं हम उनके इस्तकबाल के लिए, नई चाल ढाल के साथ वापस आ रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं। जरदारी साहब की वापसी ऐसे नहीं जाएगी सर, उस बड़े सवाल है ना, बड़े क्यों वापस आ रहे हैं, काम और भी बहुत करना है। तो वो आते हैं ना, जरा ब्रेक ले लेते हैं एक छोटी सी, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये जरदारी साहब की वापसी अब ही क्यों हो रही है? इलाज हो गया इनका और कोई जमानत है इनके पास? अब हम लंदन में उनसे मिले थे तो उस वक्त उनका कहना था कि मैं जल्द आ जाऊंगा सेहत की बहाली के बाद। तो अभी तो अब देखें ना, 27 दिसंबर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी होती है, उस मौके पे भी उनको खिताब करना था। फिर यहाँ भी तब्दीली आ गई है और यानी थोड़ा सा एक कोई नफ्सियाती मामला होता है ना बाज़ औक़ात कि आदमी के एक माहौल में कुछ दबक जाते हैं। हमारे खुरम साहब कह रहे हैं तबीब बदल गया है शायद, इसीलिए। क्या बदल गया? तबीब। हाँ, तबीब यहाँ बदला है। अच्छा, ठीक है। वहां नहीं, वहां तो वही तबीब है। अच्छा। तो अब इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ अब DG रेंजर्स भी बदल गए, कोर कमांडर भी बदल गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बदल गए, DG ISP भी बदल गए, DG ISP भी बदल गए, DG ISPR भी बदल गए, DG ISPR भी बदल गए। तो अब बदले हुए हालात में, लेकिन लगता है जरदारी साहब नहीं बदले। बहुत कुछ बदल गया। ठीक है ना तुम बदले, ना आज क्या वो शेर अब भूल गया। चले वो याद आता दोबारा सुनाते हैं। लेकिन ये कि कोई ग्रैंड लाइंस बनेगा अपोजिशंस का, कोई PTI से? ना तुम बदले, ना दिल की आरज़ू बदली, मैं कैसे एतबारे इनकलाब आसमां कर लूं। ऊपर का मिसरा जरा नामुकम्मल है, लेकिन यह है कि जरदारी साहब के हवाले से दुरुस्त है। तो कोई ग्रैंड लाइंस बनता देख रहे हैं आप? नहीं, ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश तो हो रही है। कुछ लोग PTI में ऐसे शामिल हैं। आप तो मिलके इमरान खान साहब से आए, काफी हमारे जो तवील मुलाकात हुई आपकी। फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की है PTI और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए, लेकिन जरदारी साहब की आमद के साथ ही उनकी उम्मीदें भी कुछ मांद पड़ गई हैं कि शायद ना हो सके। असल में खान साहब अलबत्ता एक हफ्ते बाद जो है एक धमाका करने वाले हैं बकौल उनकी जमात के, कि वो पनामा पेपर्स के ऊपर मजीद कुछ अहम चीज़ें लेके सामने आने वाले हैं। ये मुझे इत्तला अंदर से मिली है। और फिर ये कि जनवरी में जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब 3 रुकनी ये बोर्ड है, ये कुछ 70-80 लोगों को टिकट्स भी दे देंगे आने वाले। सरवर साहब शामिल नहीं है। सरवर साहब शामिल नहीं, हालांकि जहांगीर तरीन साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। सरवर साहब ने 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के लिए उम्मीदवार तलाश किए थे, कॉन्स्टिट्यूंसी का जायजा लिया था। तो चौधरी सरवर साहब को भी अगर शामिल कर लेते तो अच्छा होता। उन बेचारों ने बहुत कुछ छोड़ा है उनके लिए, लेकिन चौधरी साहब को मैं चौधरी साहब को मशवरा देता था कि हुजूर सोच समझ के आप कदम उठाइएगा, जज्बाती ना हो जाइएगा और लुटाना दीजिएगा घर अपना। जिस वो उससे गए थे एक परवाज, वो मेरी तरफ वो बड़ी मैली नजरों से देखते थे। अच्छा, क्या आप मशवरा क्यों दे? ये मशवरा मुझे गलत दे रहा है। तो आप जनाब भुगते। ठीक है, पंजाबी मुहावरे में चुपे और चुपे। ठीक है। तो दूसरा हमने उनसे गुजारिश की कि लगता है ग्रैंड अलायंस जो है ना, पीपल्स पार्टी और ये तहरीके इंसाफ का जो अलायंस है ना, ये बहुत मुश्किल अलायंस है। अननेचुरल भी लगता है। अननेचुरल भी है, लेकिन दुनिया में अननेचुरल चीजें भी बाज़ औक़ात हो जाती हैं। तो दोनों तरफ ऐसे हजरात मौजूद हैं जो मिलना चाहते हैं और ऐसे हजरात मौजूद हैं जो दूर रहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब वक्त सर कम है,
तो जो जस्टिस फाइज ईसा साहब की रिपोर्ट के बाद आप जस्टिस राय जावेद इकबाल साहब का बयान भी सामने आ गया, तो उसमें ये पहले सेनेट बात की कायमा कमेटी थी। जी एक पहले आज यानी हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, हाँ जी, वो भी एक केस था बड़ा, जो हमारे वाइस चांसलर जो थे उनके तकर्रुर के हवाले से एक सिंगल बेंच ने फैसला दिया था ना, जस्टिस शाहिद करीम ने, जी हाँ, कि वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है उसको उन्होंने गलत करार दिया था। हालांकि 11 यूनिवर्सिटियों में तकर्रियां हुई हैं, 7 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर टेक ओवर कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, 4 का मामला फैसला हो चुका था लेकिन उसे रोक लिया गया और हुकूमत ने फिर वहां कायम मुकाम वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिए। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस फैसल जमान साहब, इनका जो डिवीजन बेंच था उसने फैसला तो सस्पेंड कर दिया उनका सिंगल बेंच का। और वैसे भी आप देखिए 18वीं तरमीम के बाद सूबों के मामलात जो हैं उनमें इख्तियारात में बड़ा इजाफा हुआ है और किसी भी डिसॉल्व होगी ना सूबों, और जिस प्रोसेस के तहत आप 7 वाइस चांसलर मुकर्रर कर रहे हैं, दूसरे 4 जो हैं उनके बारे में वो कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल ठीक। लेकिन बहरहाल ये तो वो फैसला करेंगे। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प फैसला उन्होंने आज किया है। वो क्या? उन्होंने कहा कि हम जो 4 यूनिवर्सिटियां हैं ना, उनके कायम मुकाम वाइस चांसलर जो इंटरम अरेंजमेंट है वो हम खुद नॉमिनेट कर देंगे। हाँ, और वो कर भी दिए। तो 4 उन्होंने अशखास को नॉमिनेट कर दिया। और नाम पढ़ के मैं बताता हूँ, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर उज़मा कुरैशी साहिबा, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, और मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के लिए डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के लिए डॉक्टर जफर मोइन कुरैशी साहब। यानी गोया यहाँ डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब जो हैं जी, उनकी जो कायम मुकामी है जी, वो उनको पसंद नहीं आई। हाँ, अब आप देखिए कि जो कायम मुकाम वाइस चांसलर का तकर्रुर है, ये यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक जो चांसलर है उसकी जिम्मेदारी है। यानी गवर्नर पंजाब ने ये तकर्रुर करना है, जाहिर है उसका अपना एक तरीक़ेकार। लाहौर हाई कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कानूनी तौर पर। ठीक। तो मुझे हैरत हुई है कि ये फैसला कैसे हुआ है और किस तरीके से इंतजामी इख्तियारात संभाल लिए हैं अदालत ने। तो बहरहाल अभी तो आप देखिए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो बड़े कल्ले ठल्ले के आदमी, बड़ी तकरीरें खुशगवार करते हैं, खुशनुमा। अब एक उनके पास पंजाब में उनके हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 1,59,578 मुकदमे इस वक्त जेर इल्तवा हैं, यानी पेंडिंग है। पेंडिंग है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना पंजाब की, उनमें 12,74,310 मुकदमे जेर इल्तवा हैं लोअर कोर्ट्स में। बजाय इसके कि इंतजामी इख्तियारात संभालने के, अगर वो अदालती मामलात की तरफ तवज्जो दें, बस अदब उनसे अर्ज है, वगरना तो हमको जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो देखेंगे, कुछ अर्ज नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे जैसे मजलूम जो है पंजाब में रहने वाले उनके लिए भी बेहतर होगा। तो बहरहाल ये मुझे इस फैसले पर यानी ताज्जुब हुआ है। अब वो किस हद तक उसका जवाब मौजूद है कानूनी या नहीं, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करेगी तो मालूम होगा। लेकिन हम एहतराम से अदब से गुजारिश अदब से गुजारिश हमने पेश कर दी। अदब तो करना ही चाहिए, लेकिन आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए आप कोई अदालत जो है वो कानून के ऊपर नहीं है और आईन के ऊपर नहीं है। ठीक है। आईन के ताबे अदालत है। और हमारे यहाँ ऐसे फैसले बहुत हुए हैं कि आईन जो है उसकी भी मिट्टी पलीत कर दी गई, लेकिन वो फैसले फिर रिजेक्ट हुए हैं, वो कूड़े के ढेर में डाल दिए गए हैं। तो अब तो माशाल्लाह हमारी अदालतें जो हैं वो बड़े आईन और कानून के दायरे में काम कर रही हैं। और हमारे जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनका मैं एक फैसला पढ़ रहा था, वाज़ेह हदायत दी कि कानून जो है ना उसके दायरे में काम करना है, उसके दायरे को आपने क्रॉस नहीं करना। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा दायरा जो है क्रॉस हो गया। ब्रेक का वक्त आन पहुंचे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब आज बोले हैं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की एक वहाँ पर समाअत थी, वहाँ गए थे वो, और तो उन्होंने गुफ्तगू की एबटाबाद कमीशन के हवाले से कि मैंने तो वो जमा करवा दी थी रिपोर्ट। अब मुतालबा उन्होंने गवर्नमेंट से ये किया कि गवर्नमेंट इसे मंजर आम पर लेकर आए। तो
वो तो इसलिए है कि आप देखिए कि जो हुकूमत जो है कमीशन मुकर्रर करती है उसकी रिपोर्टें मंजर आम पर आती नहीं है। हाँ। अब अदालत ने ये कमीशन मुकर्रर किया था जस्टिस फायज ईसा का, हाँ जी, कोयटा वाला जो 8 अगस्त को उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये इस्तदा की थी, सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि ये इसको फिल फॉर आप मंजर आम पर ले आए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली और उनकी वेबसाइट पर दे दिया। बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं खुद चाहता था कि इसका उर्दू तर्जमा कर दूं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से नहीं कर सका, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो एक तर्जमा इसका करवा के भी इसको वेबसाइट पर ले आए ताकि लोगों को मालूम हो। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है जब वो इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करती है तो इस तरीके से लोगों के सामने मामला आ जाते हैं, और हुकूमतें जो काम करती हैं उसको दबाकर बैठ जाती हैं। आप देखिए उसमें तो आप ये उसामा बिन, हमारे हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन वहां मौजूद नहीं था, वो तो पहले मर गया था कहीं और उसको ताबूत में बंद करके रखा हुआ था, इसीलिए दरिया उसको समंदर में डाल दिया गया। तो बहरहाल मगर जब जनरल कियानी साहब से हमारी मुलाकात हुई तो वो तो तस्दीक करते थे कि वहां उसामा मौजूद है। अब मसला यह है कि जो कमीशन मुकर्रर हुआ है उसकी रिपोर्ट में कैसे आ गए अमेरिकी जो है हेलीकॉप्टर, और पाकिस्तान को कैसे खबर ना हो सकी, और फिर ये जो उसामा जो है जहां अगर था छुपा हुआ तो छुपा रहा, तो फिर कैसे उसका पता न चलाया जा सका। जाहिर है इसमें कोताही तो कहीं ना कहीं हुई। बिल्कुल। और ये अब वो जो कोताही हुई है उसका कहीं ना उसका जिक्र कुछ किया गया होगा, कुछ निशानदेही की गई होगी। बात की यही उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की पहला नुक्ता था। हाँ, ये जो आपने बात की है कि उसामा बिन लादेन कैसे यहां रहा, अनडिटेक्टेड प्रेजेंस की जो है पाकिस्तान में, और उसका सुराग नहीं मिल सका। अब ये वो नुक्ता है, और ये चीजें जो है जाहिर है जो जिम्मेदारी मुतय्यन होगी वो कोई मेरी और आपकी तो नहीं होनी, किसी और तरफ उंगली उठेगी, और उस तरफ जो है उंगली उठना मतलूब नहीं होगा, इसलिए हुकूमत ने उसको दबा दिया और वहीं वो क्या कहते उसके बाद उसके ऊपर बैठ गई। ये 300 यानी शाहिदीन का इंटरव्यू था, 200 सिफारिशात थी, 700 सफ़ात पर मबनी ये रिपोर्ट थी, और 3000 डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया गया था। अल जज़ीरा और टेलीग्राफ ने दावा किया था उन्होंने कुछ हिस्सा इसका पब्लिश किया, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो मुसद्दिका नहीं है, कहा नहीं जा सकता। मे भी हो जब रिपोर्ट मंजर यहाँ पे आएगी फिर टैली किया जा सके। उसके बाद इसे चपे, लेकिन यहाँ तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो थी, हालांकि जो जज साहबान थे उन्होंने खुद उसकी एक समरी बना के भी दे दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट इंडिया में छप, ठीक, और हमें यहाँ मालूम हुआ। ठीक, तो आप ये देखिए कोई कितना ही मोतबर शख्स क्यों ना हो, अगर उस तक उंगली जाती है तो कौम को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये जो अब ये है कि वक्त कम है, और हमने जो कोयटा कमीशन है उस पर अब कल बात करेंगे तफसील से। पहली बात है कि जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने जिस उम्दगी से एक रिपोर्ट लिखी है, मेरा ख्याल बहुत सा तबसरा उसको अच्छी तरह पढ़े बगैर हुआ है, और उसमें कोई इस तरह का चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं थी, और अगर कोई उनको जो इख्तलाफ था अव्वल तो वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते, बयान दे देते वहां, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है रिपोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो नहीं है। लेकिन ये देखिए जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ और उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी और ये काम किया, और काजी फायज ईसा कोई मामूली शख्स नहीं है। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा, कायदे आजम उनको अपना बेटा कहते थे, और तहरीक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे वो। सर मैं ये गुफ्तगू यहाँ रोकनी मुझे इसलिए पड़ेगी कि मैं चाहता हूँ इस पर हम तफसील से बात करें जो कल करेंगे। अभी हमारे हसीब दाऊद साहब गए हुए थे ग्रेटर इकबाल पार्क, कुछ देख के आए तो बड़े मुतासिर हुए। हमारे जो एसोसिएट प्रोड्यूसर ग्रेटर इकबाल पार्क बना है, उन्होंने मीनार पाकिस्तान के करीब। आमिर सोहेल एडवोकेट साहब मुझे कहते हैं कि ये जो ऑर्डर हुआ है ये कॉन्स्टेंट हुए, फरीकैन मान गए थे गोया कि आप मुकर्रर कर दें। मैं कहता हूं फरीकैन मान नहीं सकते गैर कानूनी काम पर। जब कानून इख्तियार जो है वो चांसलर का है तो कोई वापस कैसे लिया जा सकता है उसको। अब वक्त खत्म हो गया है। अच्छा, ग्रेटर कल होगी, फिर वो भी कल होगी, और अब इंडिया का एक ग्रेटर प्लान भी है पाकिस्तान के खिलाफ। वो भी कल। बात यह है कि पाकिस्तान में तफरीह के मौके बहुत कम है, कल सर पार्क बड़े कम है, कल सर बात होगी। और इंडिया का जो ग्रेटर प्लान है पाकिस्तान के खिलाफ उसका भी जिक्र होगा। साना कोयटा पर कमीशन रिपोर्ट के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू अभी बाकी है, पेंडिंग है, वो भी कल इंशाल्लाह करेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।